नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें अपन ने पढ़ा थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, फिर रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल है अपना नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। तो अपन बात करेंगे नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। नील्स बोर की जो पोस्टुलेट थी, नील्स बोर ने बताया कि इसके विधायक निम्न है। पहली सबसे पहले अपन बात करें कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिन्हें कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है और इसमें इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है, सर्कुलर पाथ में गति करता है, जिन्हें कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये कहलाता है कोश या कक्षा बोल दो या फिर ऊर्जा स्तर बोल दो। तो कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर निश्चित स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिन्हें कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन्हीं कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर को अपन के एल एम एन से निरूपित करते हैं। कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर को के एल एम एन से निरूपित करते हैं। जैसे मान लो पहला वर्ताकार पथ के कक्षा हो गई, दूसरा वर्ताकार पथ के एल हो गई, तीसरा एम हो गई, चौथी वर्ताकार पथ एन हो गई। इस प्रकार से के का मतलब पहली कक्षा, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सेल, एल का मतलब सेकंड सेल, एम का मतलब थर्ड सेल। तो के मीन्स फर्स्ट सेल, पहला कोश, एल का मतलब सेकंड कोश, एम का मतलब थर्ड कोश, एन का मतलब फोर्थ कोश। तो इस प्रकार से कोश को अपन रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन से। तो नील्स बोर की फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स थी वो यही थी कि इलेक्ट्रॉन निश्चित है स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिन्हें कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इनको एन बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर से क्या करते हैं अपन, निरूपित करते हैं। सेकंड जो पोस्टुलेट है ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, तथा उससे जब निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जैसे मान लो मैं एनर्जी लेवल बना रहा हूं कि ये इस प्रकार से। तो जब इलेक्ट्रॉन n बराबर मान लो ये 1 है, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ये ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो ये ऊर्जा ग्रहण करता है, एनर्जी लेता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये एनर्जी लेता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से वापस लौटता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो ये एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, मुक्त करता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा अवशोषित करता है, जिसके कारण स्पेक्ट्रम में अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा मुक्त करता है, जिसके कारण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये अभिधारणा सेकंड पोस्टुलेट नील्स बोर की। थर्ड पोस्टुलेट की अपन बात करें कि थर्ड पोस्टुलेट है कि जब इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कक्षीय कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो अपन ये कहें कि थर्ड पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कक्षीय कोणीय संवेग, जैसे मैं लिखूं कि ये इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु है, इसका नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में मान लो v वेग से गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी मान लो r है, जिसको अपन रेडियस कहते हैं। तो इसकी नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी r है। इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तो इसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा, जिसको कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग। तो ये कहलाता है ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम, जिसको कक्षीय कोणीय संवेग कहते हैं। तो ये कक्षीय कोणीय संवेग, जिसको अपन m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r रेडियस, mvr से डिनोट करते हैं। तो ये पोस्टुलेट क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कक्षीय कोणीय संवेग, जिसको अपन mvr लिख रहे हैं, वो h/2 पाई, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या n, तो mvr बराबर nh/2 पाई होना चाहिए। यहाँ पे n बराबर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, जैसे 1 2 3 4, इस प्रकार से कोई भी नेचुरल संख्या आ सकती है। n बराबर होनी चाहिए पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये सेकंड पोस्टुलेट हो गई। थर्ड, फिर फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि ये जैसे ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, अपनी कक्षा में घूमता है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इस पे दो बल कार्य करते हैं। एक फोर्स नाभिक की तरफ लगता है, जिसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो बल नाभिक की तरफ लगता है वो अभिकेंद्रीय बल, और इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल नाभिक के जस्ट विपरीत दिशा में लगता है, जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ये कहलाता है अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो बल कार्य करते हैं, एक नाभिक की तरफ जिसको अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, एक नाभिक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में, जिसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। तो मैं लिखूं कि अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर है अपकेंद्रीय बल के, अपकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय जो बल होता है इसका मान होता है ZE² अपॉन R² बराबर अपकेंद्रीय बल का मान mv²/r। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है, जो रदरफोर्ड ने नहीं समझाया। क्योंकि रदरफोर्ड के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ एनर्जी का ह्रास करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन एट लास्ट ड्रॉप इन द न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे टू फोर्स वर्क करते हैं एट ए टाइम। वन इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, नाभिक की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड नेक्स्ट फोर्स इज अपोजिट टू द न्यूक्लियस, नाभिक के विपरीत दिशा में, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता रहता है। तो ये नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप था। अब इस नील्स बोर के प्रतिरूप की सहायता से इसकी क्या एप्लीकेशन है, तो इसकी इसकी सहायता से अपन इलेक्ट्रॉन की, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन बात करें अब एप्लीकेशन ऑफ द नील्स बोर मॉडल। तो एप्लीकेशन की बात करें अपन, फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस, रेडियस त्रिज्या आर की गणना करना, त्रिज्या की गणना करना कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बोर मॉडल के अनुसार कक्षीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको अपन एम वी आर से डिनोट करते हैं, और इसका मान होता है एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई।
तो ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा कि इलेक्ट्रॉन पे दो बल कार्य करते हैं, एक नाभिक की विपरीत दिशा में, दूसरा नाभिक की तरफ, जिसको अपन ऐसे लिख रहे थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपन ये लिख सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब इस समीकरण में m को ऊपर नीचे अपन गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, m को इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ऐसे ही इक्वेशन जो फर्स्ट है अपनी, ये आई थी एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अपन क्या करना है, एम दोनों पदों का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, आर को इधर लेके आ जाओ, तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। ये समीकरण थर्ड हो गई। समीकरण सेकंड व थर्ड से, समीकरण सेकंड एंड थर्ड से तो अपन दोनों की तुलना कर देंगे, तो ये दोनों स्टेप क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि एम जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर है ये स्टेप एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एक आर से तो आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आर को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये आ गई अपन को त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले की सहायता से इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे n क्या है, n बराबर है कोष की संख्या, पहला कोष दूसरा कोष जो भी आपको दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ सेल्स कोष की संख्या, h है प्लांक कांस्टेंट, ये एक स्थिरांक होता है जिसका मान फिक्स होता है, तो h है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, और जिसका मान 6.64 इंटू 6.62 इंटू 10 की पावर 34 जूल गुणा सेकेंड, ये इसका मान होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल गुणा सेकेंड। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई आवेश चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एच 4 पाई एम और ई ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, चाहे कोई सा ही एटम का इलेक्ट्रॉन हो सबके लिए इनका मान फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो इसको अपन मान रखेंगे, तो हल करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 0.529 गुणा एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये जो वैल्यू आएगी ये एंगस्ट्रोम में आएगी। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इलेक्ट्रॉन की रेडियस की गणना कर सकते हैं। तो सिंपल बोर मॉडल की सहायता से अपन ने ये रेडियस डिराइव किया, जो इजीली कर सकते हैं। क्लियर, तो इट इज क्लियर। अब अपन नेक्स्ट बात करें कैलकुलेशन ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी की गणना। ये तो रेडियस की गणना की, अब अपन वेलोसिटी की गणना कर लेते हैं। तो अपन बात करें वेलोसिटी, वेग की, कैलकुलेशन ऑफ द वेलोसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग जो अपन जानते हैं ये क्या होता है, एम वी आर बराबर एन एच बटा 2 पाई होता है, और वी नो दैट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको अपन आर से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जिसका मान अभी निकाला अपन ने एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। तो आर की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे,
तो जैसे ही वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे v बराबर, एक बार v लिख लेते हैं अपन, एन एच अपॉन 2 पाई m r। r की जगह अभी ये मान रख देंगे, तो जैसे ही मान रखते हैं तो ये आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई m, ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बाकी वैल्यू चली जाएगी ऊपर, तो 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। क्लियर। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो, तो एन एच से एन एच कट जाएंगे, एम से एम कट जाएगा, 2 से ये 2 पाई से 1 पाई कट गया, तो क्या बच गया, v बराबर बच गया 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये संख्या बच गई साहब। तो ये वेग आ गया साहब। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कर सकते हैं। क्लियर, वेरी सिंपल। अब चूंकि एन एच का मान, जेड ई का मान, 2 पाई का मान, ये फिक्स वैल्यू होती है क्योंकि ये तो प्लांक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और ये पाई का मान 22/7, तो ये वैल्यू फिक्स है, इनका मान रखेंगे अपन, तो v बराबर आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ गुणा जेड बटा एन, और ये जो वैल्यू आएगी ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो ये मीटर प्रति सेकंड में अपन इजीली वेग की गणना कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। नेक्स्ट अपन बात करें ऊर्जा की गणना करना। तो ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं, समझते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, थर्ड अपना जो पॉइंट है, कैलकुलेशन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करना। तो अपन जानते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन जानते ही है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये स्थितिज ऊर्जा, किसी भी कण के लिए स्थितिज ऊर्जा जब गतिशील कण हो तो उसकी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर से डिनोट करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी, चूंकि काइनेटिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये गतिज ऊर्जा हो गई एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और नील्स बोर परमाणु प्रतिरूप के अनुसार अपन जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू अपकेंद्रीय बल, जिसको अपन ने लिखा था कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये अपन ने लिखा था। तो यहाँ पे एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बराबर हो गया जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू अपन को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर जो आ रहा है इसकी जगह अपन ये वैल्यू रख सकते हैं। तो इसको और इजी सॉल्व कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई है, काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख देते हैं अपन। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एम वी स्क्वायर की जगह ये रख दिया अपन ने जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और ये आर है ही, तो ये हो गया जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। इस प्रकार से अपन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब जैसे ही इन सब का मान रखते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर होती है, ये अपन यहाँ पे गलती कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है एक गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर की जगह अपन ने ये वैल्यू रखी, एम वी स्क्वायर की जगह अपन ने जेड स्क्वायर अपन आर रखा, तो ये हो गया 1/2 इस टाइप का 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर।
अब इस गतिज ऊर्जा का मान अपन इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखो ई टोटल बराबर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो हाफ में से एक में से हाफ माइनस करेंगे तो माइनस का हाफ बचेगा, तो ये टोटल एनर्जी बच गई माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गई अपनी टोटल एनर्जी। अब अपन इसमें आर का मान रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि आर रेडियस बराबर होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। तो ये मान आर की जगह रख देंगे, मान रखेंगे, हल करेंगे तो लास्ट में अपना जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी ई टोटल बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, और ये प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो इस प्रकार से अपन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले की सहायता से मान रख करके। क्लियर? तो वेरी सिंपल। तो नील्स बोर परमाणु प्रतिरूप की सहायता से अपन रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नील्स बोर परमाणु प्रतिरूप भी पूर्णतया सफल नहीं रहा। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आता है जिसको कहते हैं सोमरफील्ड। तो नील्स बोर परमाणु प्रतिरूप के बाद में नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है सोमरफील्ड, इसने अपना मॉडल दिया जिसको कहते हैं सोमरफील्ड का परमाणु प्रतिरूप। तो अपन बात करें बोर परमाणु प्रतिरूप की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है सोमरफील्ड का परमाणु प्रतिरूप। तो नेक्स्ट मॉडल है अपना सोमरफेल्ड का परमाणु प्रतिरूप। देखिए सोमरफेल्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति करता है, गति के साथ साथ वह दीर्घ वर्ताकार पथ में भी गति करता है। जैसे ये मान लो कि ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गति करता है वर्ताकार पथ के साथ साथ वह दीर्घ वर्ताकार पथ में भी गति करता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ के साथ साथ दीर्घ वर्ताकार पथ में भी गति करता है। यह रिजल्ट अपन को किससे प्राप्त होता है? सोमरफेल्ड के परमाणु प्रतिरूप से। यह कहलाता है दीर्घ वर्ताकार पथ। अर्थात अपन कक्षीय कोणीय संवेग लिखा था अपन ने mvr बराबर nh/2 n कोस को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे कोस कक्षा। अब यहाँ पे n बराबर हो जाएगा nr प्लस के, जो दीर्घ वर्ताकार पथ की त्रिज्या साथ में ऐड हो जाएगी। तो n बराबर nr प्लस के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mvr बराबर nr प्लस के, फिर हो गया h/2 पाई। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन तो सोमरफेल्ड परमाणु प्रतिरूप बोर मॉडल परमाणु प्रतिरूप का दीर्घतम रूप है जिसको और अच्छे से स्पष्ट करता है। अर्थात उपकोष की खोज किसने की? सोमरफेल्ड ने। क्योंकि कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोष के अंदर पाए जाते हैं उपकोष, सब सेल होते हैं। तो सब सेल के बारे में जानकारी किसने दी? सोमरफेल्ड मॉडल से अपन को इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें बोर परमाणु प्रतिरूप की कुछ कमियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं। क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं? तो बोर नील्स बोर का जो परमाणु प्रतिरूप था ये एक तो एकल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लागू होता है। एकल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका मतलब ऐसे एटम्स आयंस जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कि जैसे मान लो हाइड्रोजन पे लागू होता है, हाइड्रोजन हीलियम +1 पे लागू होता है, लिथियम +2, तो इन पे लागू होता है जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कमी। दूसरी कमी कि ये स्टार्क प्रभाव व जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव, इनकी व्याख्या नील्स बोर परमाणु प्रतिरूप की सहायता से नहीं की जा सकती। स्टार्क प्रभाव क्या है
कि विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखा का विपाटन होना स्टारक प्रभाव कहलाता है। जीमान प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखा का विपाटित होना जीमान प्रभाव कहलाता है। जैसे अपन बात करें कि स्टारक इफेक्ट की बात करें, स्टारक इफेक्ट कि ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, एक कैथोड, दो इलेक्ट्रिक रोड रख दी, दूसरी एक प्लस चार्ज, दूसरी नेगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस के मध्य पाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है। अब अपन ने क्या किया, एक स्पेक्ट्रम रेखा इनके मध्य ला करके रख दी, तो जैसी स्पेक्ट्रम रेखा रखेंगे, स्पेक्ट्रम रेखा, स्पेक्ट्रम लाइन स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है और छोटी छोटी अनेक रेखाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से इसकी एक्सप्लेनेशन नील्स बोर ने नहीं किया, इसी को स्टारक इफेक्ट कहते हैं। दूसरा था जीमान इफेक्ट। जीमान प्रभाव, जीमान प्रभाव क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबक लेते हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ के मध्य चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बलरेखाएं गुजरती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस प्रकार से। तो ये अपन ने चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसके मध्य, जिसके मध्य मैग्नेटिक फील्ड है, इनके मध्य एक स्पेक्ट्रम रेखा ला करके अपन रख देते हैं, तो ये स्पेक्ट्रम रेखा टूट जाती है, छोटी छोटी लाइनों में स्प्लिट हो जाती है। तो इसकी व्याख्या, इस घटना को जीमान इफेक्ट कहते हैं। इसकी व्याख्या भी नील्स बोर परमाणु प्रतिरूप की सहायता से नहीं होती है। तो ये तो थे अपने मॉडल सिस्टम। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।